Hello students, this video is about Biot-Savart's law. This is an experimental law which is used to find the value of magnetic field, that is we can say that dB, along a wire or a line. So we consider that P is a point from where we calculate the magnetic field. So let we consider that XY is a wire एंड इस वायर के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है. सो इस कंप्लीट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वायर का साइज, उसका मटेरियल एंड एंगल थीटा वेरी करता है. सो लेट वी कंसीडर दैट अ स्मॉल इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल दैट इज डीएल. और इसके लिए हमें पी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी पी पॉइंट से ऑब्जर्व करनी है और पी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है. सो वी कंसीडर दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड पी इज आर and I is the current flowing in the wire. So consider a conductor XY in which current I is flow from X to Y and P is the observation point where magnetic field has to be calculated. So according to Biot-Savart's law, जो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पे ड्यू टू DL एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, और स्मॉल के लिए हम D से रिप्रेजेंट करते हैं. स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तब भी हम D से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL. जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा. और जितना ज़्यादा एंगल होगा साइन थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस आर वेक्टर विद द वायर. सो जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होगा. मतलब इस पॉइंट P को अगर हम और दूर रख देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड होगा उसको हम उतना ही कम ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की ऑब्जर्वेंस या फील्ड उतना ही दूर जाके डिक्रीज होता है. सो व्हेन कंबाइनिंग ऑल दीज फैक्टर्स वी हैव dB इज directly proportional to IDL sin theta upon r square, where alpha is the proportionality constant. So इसको हटाने के लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए we write K. So K is a constant of proportionality and its value depends upon the nature of the medium between point P and DL. नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है इसकी पॉइंट वैल्यू, और सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में के की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है, वैसे ही मैग्नेटिज्म में भी के की वैल्यू, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करती है. सो इन CGS सिस्टम वी नो दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज इक्वल्स टू 1. सो दिस इक्वेशन बिकम्स dB इज इक्वल्स टू IDL sin theta upon r square. But in SI system K is equals to mu naught upon में 4 pi, where mu naught is the absolute permeability of the free space, where in electrostatic epsilon naught is the absolute permittivity of free space, and in magnetism mu naught is the absolute permeability of the free space. एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक में K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, और यहाँ मैग्नेटिज्म में K इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई. सो कंपैरिजन करके चलोगे देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ K the equation becomes dB is equals to mu naught upon में 4 पाई IDL sin theta upon r square. And u naught, unit of mu naught, dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square. So magnetic field is calculated in Tesla. Mu naught is a constant
called absolute permeability of free space, and 4 pi is a constant. म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट की हमें एसआई यूनिट फाइंड आउट करनी है, इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट. एंड करंट इज, करंट की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज एम्पियर. एंड लाइन के लिए हम डिनोट करते हैं मीटर में, इसको मेज़र करते हैं. एंड रेडियस को भी मीटर में ही मेज़र करते हैं, दैट इज मीटर स्क्वायर. मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सो वी हैव टेस्ला इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एम्पियर अपॉन में मीटर. एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स. और वी कैन राइट इट एज म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 pi इंटू 10⁻⁻7 वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स. सो म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 4 pi इंटू 10⁻⁻7, जबकि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती थी दैट इज 8.852 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2. So this is the value of epsilon naught and this is the value of mu naught, that is 4 pi into 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर. सो अगर हम बायो-सेवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें देन वी हैव dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये तो हमारे पास रिलेशन था, लेकिन हम इसको जब r से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड r से ही डिवाइड कर रहे हैं. वी नो दैट यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर कैप से, एंड दिस इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर. सो दिस इक्वेशन बिकम्स डीबी वेक्टर, क्योंकि अब हम इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. सो डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, एंड हेयर line integral is a vector and r is also a vector, and we know that a cross b, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज ए बी साइन थीटा. सो वी राइट दिस इज एज आई डी एल वैक्टर मल्टीप्लाई बाय आर वैक्टर अपॉन में आर क्यूब. सो वी नो दैट आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर. सो आर वेक्टर, इसको हमने वेक्टर में चेंज कर दिया, अपॉन आर एक यहाँ से ले लेंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल मल्टीप्लाई बाय आर वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर. जो एक आर था वो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज अबाउट बायो-सेवर्ट्स लॉ. सो हमने मैग्नेटिक फील्ड की तो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली एट पॉइंट पी पे, वेयर पी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. बट उसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, विच इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, एंड डी बी एट पी विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर. राइट हैंड थंब रूल आपको पता होगा कि राइट हैंड थंब रूल का मीन्स दिस इज आवर कंडक्टर, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर. सो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, मान लेते हैं हम इस कंडक्टर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम अपने इस थंब को उस करंट की डायरेक्शन में रखेंगे. एंड द कर्लिंग फिंगर्स, ये जो हमारी कर्लिंग फिंगर्स हैं, दिस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इफ इस कंडक्टर के अंदर डायरेक्शन करंट की डाउनवर्ड है, तब हम अपने थंब को डाउनवर्ड करंट की डायरेक्शन में रखेंगे. एंड द कर्लिंग फिंगर्स, दिस कर्लिंग फिंगर्स which is in clockwise direction represent the direction of magnetic field, and this represent when the current is in upward direction, then the curling finger represent the direction of magnetic field which is anti-clockwise. So by using this right hand thumb rule you can easily find out the direction of magnetic field for a straight line conductor.